नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गुरुवार को कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह पहुंचे। उन्होंने रेसिडेंसी पर मीडिया से चर्चा करते हुए ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। इंदौर में राजनीति से लेकर ताजा विवादों को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट रुख रखा। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह ने कंगना रनौत को लेकर कहा कि कंगना रनौत कलाकार के होने के साथ साथ इतिहासकार भी हैं। मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा कि कंगना को बयान देने से पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी के लिए कंगना इस तरह के बयान देती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कंगना को महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वो प्रजातंत्र के हिसाब से नहीं बल्कि डिक्टेटर बनकर देश चला रहे हैं, जो प्रजातंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा हटाए गए कोरोना प्रतिबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि शासन जल्दी कर रहा है, जबकि विश्व भर में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी की जा चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में सरकार की क्या मंशा है, ये तो सरकार ही जाने, लेकिन कोरोना प्रतिबंधों को हटाए जाने को लेकर एक बार फिर सरकार को विचार करना चाहिए। इधर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की विवादित किताब को लेकर कांग्रेस विधायक ने सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर कहा कि चुनाव के समय इस तरह की किताबों का लॉन्च नहीं करना चाहिए। सलमान खुर्शीद के वायरल वीडियो लेकर रहेंगे आजादी को लेकर कहा कि आजादी तो कब से मिल गई है। तरह के बाद बच्चों को सिखाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि खुर्शीद एक बड़े नेता है, सेक्युलर पार्टी का हिस्सा है, ऐसे में उन्हें ऐसी किताब नहीं लानी थी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि वो यूपी में अच्छी मेहनत कर रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 400 सीटों पर यूपी में चुनाव होना है। ऐसे में वो देश भर में घर पर बैठे प्रतिभाशाली और अनुभवी नेताओं के अनुभव का लाभ लें। इसके लिए वो हर 4 बूथ पर एक नेता को जिम्मेदारी दें। निश्चित परिणाम बेहतर होंगे। जो भी मीडिया के हिसाब से चल रहा है कि सपा और बीजेपी आमने सामने रहेगी, सब कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। मैं प्रियंका जी को बधाई दूंगा और उनको मेरी शुभकामनाएं। जिस तरह उन्होंने आगे निकलकर इस चुनौती को स्वीकार किया है और बहुत सारी महिलाएं जुड़ती जा रही हैं उनसे, और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर मेरा प्रियंका जी से सिर्फ ये कहना है कि वहाँ उत्तर प्रदेश में आपको बूथ स्तर पे लड़ाई लड़नी है, बूथ पर जाके लड़ना है, और वो अकेली आप नहीं कर पाएंगी। इसमें आपको उन सभी ऐसे नेताओं को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पूरे देश भर के कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो आज घर बैठे हैं, जो कई बार परफॉर्म कर चुके हैं, कई इलेक्शन जीते हैं, लेकिन वो आज वो घर बैठे हैं क्योंकि वो आपके नज़दीक का जो सर्कल है शायद उसमें ना फिट होते हों। तो आपको उस नज़दीक के सर्कल से बाहर निकलकर इन लोगों की पहचान करना पड़ेगा और बूथ पे जवाबदारी बांटनी पड़ेगी। यूपी की जो सीटें हैं 400 सीट हैं, 400 सीट पर जो बूथ हैं उन पर आपको इनको तैनात करना पड़ेगा, और वो जो जिनको जवाबदारी आप देंगे, और एक व्यक्ति को आप ज़्यादा नहीं 5 बूथ की जवाबदारी दीजिए, 3 बूथ की दीजिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को आपने कह दिया कि आप 100 बूथ देखिए, वो संभव नहीं होता है। तो हमको बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 3-3, 4-4 बूथ की जवाबदारी सबको दे दीजिए, और ये जिनको जवाबदारी मिले ये उन बूथ पर ही रहें। जाके चुनाव के 1 साल पहले, 6 महीने पहले, महीने में कम से कम 15-20 दिन उस बूथ पर बिताएं, वहीं गाँव में रुकें, वहीं रोटी खाएँ, वहीं उनके कार्यकर्ताओं के साथ रहें। तब कांग्रेस का संगठन जब तक बूथ पे मजबूत नहीं होगा, परिणाम जो हम चाहते हैं वैसे नहीं आएंगे। उसको देश गद्दार कहती है, और कंगना रावत एक सरेआम हिंदुस्तान के बारे में, मुल्क के बारे में इतना कह रही है, सरकार के कानून तक जू नहीं देंगी। क्या आपको लगता है कि सरकार के उकसावे में कंगना ये बयान दे रही है? अब ये सरकार जाने, केंद्र सरकार जाने, वो जाने, उसमें मुझे नहीं कहना। और जहाँ प्रजातंत्र का प्रश्न है, देखिए मोदी जी से हमें यही कहना है कि जब प्रजातंत्र है देश में तो प्रजातांत्रिक तरीके से ही काम चलेगा। आप एक डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं तो फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आइए, प्रजातंत्र ख़त्म कर दीजिए। अगर डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है,
तो आपको प्रजातंत्र को ही मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने आप को एक डिक्टेटर के रूप में मजबूत करना चाहते हैं तो प्रजातंत्र का जो सिस्टम है उससे क्लैश होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से क्लैश होगा, और वो हो रहा है। और उसकी वजह से आज देश में सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। महंगाई पर काबू नहीं है, आज और भी चुनौतियां हमारे सामने हैं, बेरोजगारी है, और वो उनका ध्यान इस तरफ कम है और अपने आप को एक डिक्टेटर के रूप में प्रोजेक्ट करना उनको, उनकी पार्टी को ये शोभा नहीं देता। गए थे वो सारे प्रतिबंध अब हटा दिए गए हैं, पूर्ण क्षमता के साथ में सारे आयोजन, राजनीति और शादी जो है वो हो सकेंगे। इसी को लेकर कमलनाथ जी ने भी ट्वीट करा है कि एकदम से जो प्रतिबंध हटाए गए हैं वो नहीं हटाने चाहिए थे। कैसे देखते हैं? मैं कमलनाथ जी से सहमत हूँ। अभी WHO कह रहा है कि थर्ड वेव आने की संभावना है, तो WHO की गाइडलाइन सब मान रहे हैं, हमको भी मानना चाहिए। क्या मजबूरी है शासन की मैं नहीं जानता। उद्योग प्रभावित होता है, रोजगार प्रभावित होता है, ये तो बात सही है, लेकिन जीवन से बड़ी क्या चीज़ है, और उनको थोड़ा फिर से इस पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके धीरे 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 इसको शुरू करें। अनलॉकिंग क्या, जो ये कोरोना का जो गाइडलाइंस हैं उसको थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, पर एकदम कर देना थोड़ा रिस्की है। सर, सनराइज ओवर अयोध्या वाले मामले में लगातार विवाद हो रहा है, कांग्रेस लोगों को लेकर गए, मतलब करीब 5000 लोग के गए हैं, तो क्या लगता है कि कोरोना की गाइडलाइन का कहाँ कितना सम्मान हुआ है? अब यह एक दुविधा हमको लगती है कि सत्ता पक्ष जब कोई कार्यक्रम करता है तो कोरोना गाइडलाइन नहीं होता है, हम लोग कोई विरोध करना चाहते हैं तो कोरोना गाइडलाइन होती है। मेरे स्वयं के साथ हुआ, मैंने वहाँ किसानों के मुद्दों को लेकर आंदोलन करना चाहा था, मैंने जिलाधीश महोदय से अनुमति मांगी, मुझे अनुमति नहीं दी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद सत्ता पक्ष की एक रैली थी, उसमें कोई अनुमति नहीं मांगी गई, तो फिर हमने बिना अनुमति के हमने भी आंदोलन किया। तो ये नहीं होना चाहिए। क्या भेदभाव करते था भाई, विपक्ष तो प्रजातंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और पहले जब मैंने तो देखा है, कई कांग्रेस हमारी सरकार रही है पहले भी, श्यामाचरण जी शुक्ल के समय से, वो विपक्षी जो हमारे नेता कैलाश जोशी जी थे, सुंदरलाल पटवा जी थे, कैलाश सारंग जी थे, उनको बुला के उनसे राय लेते थे। सत्र पहले चलता था तो उसमें उनको विपक्षी नेताओं को बुला के डिस्कस करते थे, और जो वहाँ विधानसभा की समिति होती जिसमें विपक्ष के नेता भी सदस्य होते हैं, कार्य मंत्रणा समिति, उसमें एक एक थ्रेडबेयर चर्चा होती, एक एक विषय पे चर्चा होती थी कि इसको लेना चाहिए, ये प्रदेश के लिए अच्छा है, ये प्रदेश के लिए अच्छा है। वो चीज़ धीरे धीरे कम हो गई, उसको मजबूत करना चाहिए, विपक्ष को भी विश्वास में लेके काम करना चाहिए। लिखी गई है। दिग्विजय सिंह जी भी किताब के लॉन्चिंग के दौरान मौजूद थे, और लगातार जो उनके घर पे, नैनीताल के जो घर है वहाँ पर भी हमला हुआ था, आगजनी हुई थी सलमान खुर्शीद जी के, और दिग्विजय सिंह भी वहाँ पर मौजूद थे जब लॉन्च हुई थी। और कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार इसका विरोध करते जा रही है, हिंदू संगठन मंच भी लगातार इसका विरोध करते जा रहा है? देखिए, ये चुनाव के समय एक इस तरह की पुस्तक निकालना, ये कहाँ तक, इसका अर्थ क्या है मैं नहीं समझता हूँ। और सलमान खुर्शीद एक बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, और सांप्रदायिकता के खिलाफ वो बोलते आए हैं, तो इस तरह की पुस्तक लिखना ये भी एक सांप्रदायिक बात ही हुई। तो हम तो सेकुलर पार्टी के लोग हैं, हमको इस तरह की सांप्रदायिक पुस्तक लिखना और इस तरह सांप्रदायिक बात करना, मैं समझता हूँ उनको शोभा नहीं देता है। कलाकार के साथ साथ इतिहासकार भी हैं, मुझे पता नहीं था, पर इतिहास को उन्हें फिर पढ़ लेना चाहिए। देश की आज़ादी संघर्ष के बाद मिली है, कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और कई देशवासियों की जान गई है, कई देशवासी और हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के फांसी पर लटके हैं। तो
पहली बात तो ये है। दूसरा, वो पब्लिसिटी लेने के लिए बयान देती रहती हैं, स्वाभाविक है, और मैं समझता हूँ उनको काफ़ी पब्लिसिटी मिल चुकी है, अब उनको आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में कलाकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बापू ने जो देश को आज़ाद करने के लिए किया है, वो सारी दुनिया जानती है, वो सारे विश्व के लीडर हैं, और आज उनके रास्ते पर दुनिया चलेगी तो ही शांति बनेगी। जो रास्ता उन्होंने बताया है उस पर हर देश को, पूरी दुनिया को चलना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। सर, दोहरी बात सर, केंद्र सरकार एक आम आदमी को हक की बात करने पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देती है, उसको विदेश गद्दार कहती है, और कंगना रावत एक सरेआम हिंदुस्तान के बारे में, मुल्क के बारे में इतना कह रही है, सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी है। क्या आपको लगता है कि सरकार के उकसावे में कंगना ये बयान दे रही है? ये सरकार जाने, केंद्र सरकार जाने, वो जाने, उसमें मुझे नहीं कहना। और जहाँ प्रजातंत्र का प्रश्न है, देखिए, मोदी जी से हमें यही कहना है कि जब प्रजातंत्र है देश में तो प्रजातांत्रिक तरीके से ही काम चलेगा। आप एक डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं तो फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आइए, प्रजातंत्र ख़त्म कर दीजिए। अगर डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, तो आपको प्रजातंत्र को ही मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने आप को एक डिक्टेटर के रूप में मजबूत करना चाहते हैं तो प्रजातंत्र का जो सिस्टम है उससे क्लैश होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से क्लैश होगा, और वो हो रहा है, और उसकी वजह से आज देश में सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।